हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे आज 24 से लेकर 25 जनवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश सरकार के वर्तमान औद्योगिक नीति ढांचे पर नीतिगत शोध करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये जो हस्ताक्षर हुए हैं एमओयू पर, ये हुए हैं आईआईएम इंदौर के साथ। ठीक है, तो औद्योगिक विकास निगम जो है मध्य प्रदेश का, उसने किसके साथ? आईआईएम इंदौर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये जो एमओयू है, इस पर आईआईएम इंदौर के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर हिमांशु राय, इन्होंने, और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं संजय कुमार शुक्ला, इनके द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य मध्य प्रदेश सरकार के वर्तमान औद्योगिक नीति ढांचे पर नीतिगत शोध करना। ठीक है, क्यों शोध करना? ताकि मौजूदा औद्योगिक परियोजनाओं का आकलन किया जा सके। इससे ब्रांड मध्य प्रदेश के पुनर्मूल्यांकन और स्थिति के लिए रणनीतिक प्रचार अभियान डिजाइन करने पर भी केंद्रित किया गया है, जिससे आत्मनिर्भर एवं समृद्ध मध्य प्रदेश के रूप में इसे स्थापित किया जा सके। ठीक है, अल्टीमेटली जो औद्योगिक नीति ढांचा है उस पर शोध करना है, नीतिगत शोध करना है इसका, ताकि परियोजनाओं का आकलन किया जा सके और मध्य प्रदेश को एक ब्रांड बनाया जा सके, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश के रूप में इसको स्थापित किया जा सके। यहाँ पर आगे हम बात करें, आईआईएम इंदौर राज्य में व्यापार करने में आसानी और सुविधा के मापदंडों के मूल्यांकन के लिए अध्ययन भी करेगा। ठीक है, यानी कि व्यापार, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है आपका, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर भी रिसर्च इसमें होगी। सुविधा के मापदंडों के मूल्यांकन के लिए अध्ययन करेगा और विभिन्न योजनाओं का विश्लेषण करेगा, तृतीय पक्ष सत्यापन करेगा। इस सहयोग का उद्देश्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित वैश्विक और राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए सभी आवश्यक सलाहकार सहायता, प्रबंधन, परामर्श सुनिश्चित करना। ठीक है, और सोशल मीडिया विश्लेषण की मदद से मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग विभिन्न वेब पोर्टल्स पर उपयोगकर्ता के लिए कितने प्रभावी है, यह जांचना है। मतलब ये औद्योगिक चीजों से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन पर आईआईएम इंदौर रिसर्च करेगा। अगला प्रश्न है, पराक्रमपूर्ण तथा उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश के कितने विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है कि प्रतिवर्ष पराक्रमपूर्ण उत्कृष्ट कार्य के लिए मध्य प्रदेश के 5 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस पराक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें 5 विद्यार्थियों को आपको ये याद रखना है, यानी कि टोटल इसमें कितने पुरस्कार? इसमें टोटल 5 पुरस्कार जो है वो इसके अंदर दिए जाएंगे। ठीक है, और भारत सरकार ने अभी हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। गाइस, 26 जनवरी का एक ऑफर जो है वो आपको जल्दी ही आज मिलेगा। इसके लिए मैं आपको एक ऑफर सिर्फ टेस्ट सीरीज पर रहेगा। ठीक है, स्पेशली जो एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज है उस पर आपको ये ऑफर मिलेगा। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पे स्टेटस पे इसकी जानकारी दे दी जाएगी। इसके साथ साथ हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर भी आपको कूपन कोड दे दिया जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर जो कम्युनिटी टैब है उसमें भी आपको एक कूपन कोड दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कूपन कोड मिलेगा 12 बजे के बाद। ठीक है, और ये जो ऑफर है आज 12 बजे से 26 जनवरी को ये चलेगा पूरा दिन, और 27 जनवरी को 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा। इसके बाद आपको इस साल का आखिरी ऑफर रहेगा। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज पर कोई भी ऑफर नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर आप लेना चाहते हैं टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। हमारा डेली करंट अफेयर्स भी क्विज के फॉर्म में चल रहा है। ये आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा प्री की जो टेस्ट सीरीज है इसमें 50+ टेस्ट हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, ये पहली ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी गई है। अभी तक मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी नहीं करता है। 3 प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं एनालिसिस के साथ, 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और 30 फुल लेंथ टेस्ट इसके अंदर है, जिसके अंदर पूरा लेटेस्ट जो सिलेबस है वो कवर किया जा रहा है। इसके लिए आप हमारा डेमो जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाना होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत बायोगैस एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से मध्य प्रदेश में बायो सीएनजी तथा ऑर्गेनिक सॉलिड एवं लिक्विड फर्टिलाइजर्स के उत्पादन के लिए किस स्थान पर प्लांट लगाया जाएगा? तो देखिए, भारत बायोगैस एनर्जी लिमिटेड, इसके माध्यम से मध्य प्रदेश में बायो सीएनजी तथा ऑर्गेनिक सॉलिड एवं लिक्विड
फर्टिलाइजर्स के उत्पादन के लिए ये जो प्लांट है ये सालरिया आगर में, इसके साथ साथ रायसेन का भी इसका प्रथम चरण में इन दोनों जगह का चयन किया गया है। इसको आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, दोनों इसका आंसर सही होगा। एक्चुअल में क्या है, गोबर और पराली जो दोनों हैं इनके उपयोग से मध्य प्रदेश में बायो सीएनजी और ऑर्गेनिक सॉलिड एवं लिक्विड फर्टिलाइजर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, इसकी एक योजना बनाई जा रही है। इसमें पहले चरण में इसके लिए सालरिया, गौ एवं कामधेनु अभ्यारण्य और रायसेन को चुना गया है। यहाँ भारत बायोगैस एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से प्रोजेक्ट बनाए जाकर उस पर कार्य किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, तो सालरिया गौ अभ्यारण्य जो है इसमें प्रतिदिन करीब 70 मीट्रिक टन रॉ मटेरियल, जिसके अंदर आपका गोबर, पराली, घास तथा जो ग्रामीण कचरा है वो इसके अंदर शामिल रहेगा। इससे करीब 3000 किलोग्राम बायो सीएनजी का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ 25 मीट्रिक टन सॉलिड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और लगभग 7000 लीटर लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उत्पादन किया जा सकेगा। ठीक है, ये भी डाटा याद रख लो। प्रदेश की कुछ गौशालाओं के श्रेष्ठ संचालन के लिए अक्षय पात्र संस्था गुजरात की भी सेवाएं ली जाएंगी। ठीक है, तो चयन किसका करा जाएगा, अक्षय पात्र संस्था का चयन किया जाएगा। ये गुजरात की संस्था आपकी है। इसमें इस क्षेत्र में अक्षय पात्र के द्वारा गुजरात में काफ़ी सराहनीय कार्य जो है वो किया जा रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री ने ऐसा ऐलान किया है कि इनकी भी इसमें मदद ली जाएगी। तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि किसकी मदद से मध्य प्रदेश में गोबर और पराली के उपयोग से बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये इसकी क्षमता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि 3000 किलोग्राम बायो सीएनजी का निर्माण यहाँ पर किया जा सकता है और 7000 लीटर लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जो उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा 25 मीट्रिक टन सॉलिड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये सॉलिड है, कंफ्यूज ना हो, सॉलिड और ये है लिक्विड। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। अगला है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 जनवरी 2021 को यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर पराक्रम दिवस पर जबलपुर केंद्रीय जेल परिसर में स्थापित नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। अब जबलपुर ही क्यों, क्योंकि जबलपुर में ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जबकि जिले की जब आपको जानकारी दी जाती है उसमें आपको ये नहीं बताया जाता है। एक्चुअली में किसी को ध्यान ही नहीं रहता है, पता ही नहीं रहता है कि ऐसा यहाँ पे हुआ था। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि जेल की जिस बैरक में नेताजी 2 बार बंदी रहे वह हमारे लिए तीर्थ स्थल है। लोग यहाँ से देशभक्ति की प्रेरणा लें, इसे प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ये उन्होंने वहाँ पर जो इस तरीके का एक रजिस्टर होता है जिसमें उन्हें बताना होता है उसके बारे में कि उन्होंने यहाँ पे क्या देखा, क्या वो फील कर रहे हैं, उसमें उन्होंने लिखा भी है कि इसे जल्द ही प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेरणा स्थल के रूप में किसे विकसित किया जाना है। यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों को यातना देने के अंग्रेजों के समय की हथकड़ी, फांसी की रिहर्सल का पुतला, बैलगाड़ी चक्का, डंडा बेड़ी चक्की, इनके अलावा नेताजी के हस्तलिखित पत्र की प्रतिलिपि भी यहाँ पर सुरक्षित है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री चौहान ने 2007 में, ठीक है, 2007 13 जून को एक भव्य समारोह के आयोजन में केंद्रीय जेल जबलपुर का जो नामकरण है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर किया था। ध्यान रखिए कब किया था, 2007 में। प्रश्न आपसे अब बन सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल ये करंट में है। केंद्रीय जेल जबलपुर में सुभाष बाबू पहली बार 22 दिसंबर 1931 से 16 जुलाई 1932 तक, दूसरी बार 18 फरवरी 1933 से 22 फरवरी 1933 तक कारागार में रहे थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जबलपुर में जियोलॉजिकल पार्क को शीघ्र विकसित करने के लिए भेड़ाघाट को पर्यटन क्लस्टर के रूप में विकसित करने और साइंस सेंटर के निर्माण की दिशा में शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। हम पहले भी इनको बात कर चुके हैं इनके बारे में कि जबलपुर में जियोलॉजिकल पार्क स्थापित किया जाएगा, भेड़ाघाट को पर्यटन क्लस्टर के रूप में स्थापित किया जाएगा, इसके अलावा जबलपुर में साइंस सेंटर का निर्माण भी किया जाएगा। हम आपको पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि हाल ही में मध्य प्रदेश के दूसरे सीमन स्टेशन का लोकार्पण गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा किस जिले में किया गया है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा दतिया में एक सीमन स्टेशन का लोकार्पण किया गया है, जो मध्य प्रदेश का दूसरा सीमन स्टेशन है। पहला जो सीमन स्टेशन है वो कहाँ पर है आपका, वो है आपका राजधानी भोपाल में। ठीक है, प्रदेश में उच्च नस्ल के दुधारू पशु बढ़ाकर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी अगर हम बात करें तो दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान है तीसरा।
ठीक है। और ये जो डाटा है ये एक्चुअल में 2016-17 का है, ठीक है, ध्यान रखिए 2016-17 का है। और इसमें अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, किस जिले में होता है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है मुरैना का और दूसरे नंबर पर आता है आपके श्योपुर जिले का, ठीक है। तो ये 2 जिले दुग्ध उत्पादन में आपके पहले नंबर पर हैं। इसके अलावा उज्जैन, शिवपुरी, इंदौर, देवास, रीवा, भिंड, यहाँ पर भी दुग्ध उत्पादन काफ़ी मात्रा में होता है, ठीक है। और ये भी आप याद रखिए कि एक ऑपरेशन फ्लड जो है वो शुरू करा गया था, ये भी दूध से रिलेटेड है, ठीक है, 1970, ठीक है, ध्यान रखिए 1970 में जो गुजरात का आनंद मॉडल है, ठीक है, उस पर आधारित सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो इतना भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस कड़ी में 23 जनवरी को प्रदेश के दूसरे सीमेंट स्टेशन का जो लोकार्पण है वो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा दतिया जिले के ग्राम नौनेर में किया जा रहा है। ध्यान रखिए नौनेर ग्राम है जहां पर ये बनाया गया है। लगभग 50 एकड़ भूमि पर स्थापित सीमेंट स्टेशन में गिर, साहिवाल, थार पारकर, मुर्रा नस्ल के साथ साथ संकर जर्सी और संकर HF नस्लों के सीमेंट उत्पादन के लिए करीब 60 सांडों को इसके अंदर रखा जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो भोपाल जो केंद्र है उस पर गाय और भैंस के कुल 16 नस्लों का सीमन उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। भोपाल के बाद प्रदेश का दूसरा सीमन स्टेशन होगा, यानी कि दतिया जो है वो दूसरा सीमन स्टेशन होगा। दतिया केंद्र में सीमन प्रसंस्करण केंद्र, प्रयोगशाला, प्रशासकीय भवन के 5 शेड, एक आइसोलेशन शेड, पशु आहार और भूसा भंडार, बायोगैस संयंत्र आदि का भी निर्माण कराया गया है। इस केंद्र की स्थापना से सागर, चंबल, ग्वालियर संभाग के जिलों को उच्च गुणवत्ता का सीमन मिल सकेगा। अच्छी नस्ल के पशु मिलने से दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि होगी। दतिया केंद्र में अप्रैल 2021 से सीमन उत्पादन और प्रसंस्करण का कार्य शुरू हो जाएगा, यानी कि ये कार्य कब करना शुरू करेगा, ये कार्य करना शुरू कर देगा अप्रैल 2021 में, ठीक है। प्रति वर्ष 5 लाख फ्रोजन सीमन डोजेस का उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए। एक और चीज हम आपको बता दें कि भोपाल में ही आपकी हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी और एनिमल सरोगेसी लैब जो है कहाँ पर, भोपाल में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा होशंगाबाद जिले का जो कीरतपुर है, ठीक है, वहां पर राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। ये इटारसी के पास पड़ता है कीरतपुर, ठीक है। कीरतपुर के अंदर क्या स्थापित किया गया है, राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र। इसके अलावा कीरतपुर में ही एक पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है, जहां पर मुर्रा भैंस के प्रजनन, बकरी पालन और पशु आहार संयंत्र केंद्र की स्थापना की गई है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखो। इसके अलावा 1964-65 के आसपास, 1964-65 में जो आपका भोपाल में एक भदभदा करके एरिया है, भदभदा, ठीक है, भोपाल का ही एक एरिया है, भोपाल में ही इंक्लूड है। इसमें केंद्रीय वीर्य संस्थान की स्थापना भी की गई थी और इसको 2016 से लेकर 2019 तक के लिए, 2016 से लेकर 2019 तक के लिए इसको ISO सर्टिफाइड भी किया गया था। ऐसे 2 और संस्थान, ठीक है, ऐसे 2 और संस्थान ग्वालियर और जबलपुर में भी स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा एक क्षेत्रीय सीमन बैंक इंदौर है, एक रीवा है, इनको ISO सर्टिफाइड भी किया गया था। तो इतनी चीजें भी आप इससे रिलेटेड याद रखिए। अगला है आपका पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं महेंद्र सिंह सिसोदिया। इनकी अध्यक्षता में राज्य पोषण प्रबंधन रणनीति 2020 में अपनाए गए अंतर विभागीय समन्वय समिति की संयुक्त बैठक मंत्रालय में भी संपन्न हुई है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पोषण समृद्ध ग्राम से अन्नपूर्णा पंचायत तक कैलेंडर का विमोचन किया है। तो आपको यहाँ पे एक कैलेंडर का विमोचन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट है सच नहीं है, ठीक है। तो गाइस ये पूरा था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। थैंक यू वेरी मच।